नमस्कार मित्रों, आचार्य निम्मी का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर आपके लिए लाई हूँ वही पराश्री नियमों और उनके भावों का अर्थ बताने के लिए। तो मित्रों, आज हम जानकारी लेंगे केंद्र और त्रिकोण के संबंधों पर। केंद्र और त्रिकोण के संबंध जो राजयोग बनाते हैं, ऋषि पराशर जी ने कहा है केंद्र और त्रिकोण के स्वामी युति में हो, दृष्टि में हो या एक साथ बैठे हो या दृष्टि संबंध रखते हो तो वह राजयोग उत्पन्न करते हैं। अब राजयोग उत्पन्न होने के बाद भी क्या वो पूरी तरह फलित होते हैं और या नहीं होते हैं? होते हैं तो कैसे और नहीं होते हैं तो कैसे? तो आइए देखते हैं इसके बारे में। हमारा क्लासिक जो कहता है ज्योतिष के बहुत गूढ़ रहस्य आपको बताता है, जो कि पराशर ऋषि जी ने अपने श्लोकों में दिए हुए हैं और बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने उन श्लोक का अर्थ निकालकर फल दीपिका, सारावली या मानसागरी इत्यादि कई पुस्तकों में भरा हुआ हमें मिला है। फिर भी उन गूढ़ अर्थों को समझ पाना इतना आसान नहीं रह पाता है, फिर भी हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे केंद्र और त्रिकोण के संबंध। यदि मेष लगन हो, गुरु और शनि परस्पर दृष्टि या युति संबंध में हो तो इस संबंध से राजयोग की प्राप्ति होगी। जुपिटर त्रिकोण का स्वामी और शनि केंद्र का स्वामी, ये एक साथ युति में हो अथवा जुपिटर शनि की दृष्टि संबंध हो। अब दृष्टि संबंध जुपिटर के साथ शनि का, शनि उसे लगन से 10वीं दृष्टि से देख सकता है, चतुर्थ भाव से, सप्तम दृष्टि से, अष्टम भाव में होगा तो तीसरी दृष्टि से। लेकिन ये केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने से इसे पराशर जी ने राजयोग बोला है। अब जुपिटर भी शनि को दृष्ट करेगा यदि वह उसके साथ बैठा हो, उसको 1/7 एक्सिस में हो या 11वें भाव से बैठकर चतुर्थ भाव, शनि को तीसरे भाव में देखे, 12वें बैठ के चौथे भाव में बैठे शनि को देखे, 11वें भाव में बैठकर सप्तम भाव में बैठे शनि को देखे। इस प्रकार से शनि और जुपिटर का संबंध, जुपिटर पंचम से या नवम में बैठकर भी शनि को लगन में देखे। ये पराशरी नियमानुसार केंद्र और त्रिकोण के भाव के स्वामियों का आपस में दृष्टि संबंध हो तो यदि जुपिटर एकादश से शनि को चौथे में देखेगा तो आपस में दृष्टि संबंध नहीं होगा। यदि जुपिटर अपनी राशि में या शनि के साथ परिवर्तन योग में हो तो भी पूर्ण राजयोग नहीं होगा, क्योंकि दृष्टि संबंध नहीं होगा। दृष्टि संबंध 1/7 एक्सिस या एक साथ युति में ही संभव हो सकता है। तो सबसे पहले तो राजयोग किस लेवल का है उसे देखें। परिवर्तन योग का है, युति का है, 1/7 एक्सिस का है और किन भावों में बन रहा है। क्या ये 6, 8, 12 के भावों में बैठकर बना रहे हैं योग, उसका भी राजयोग का जो फल है वो पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होता।
केंद्र त्रिकोण का संबंध राजयोग तो बना दिया, लेकिन महर्षि पराशर जी ने यह भी कहा है कि शनि नैसर्गिक पापी ग्रह है। वो केंद्र का स्वामी होने से पापी ग्रह नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो वहां पे अपना पापत्व खो देता है, किंतु एकादशेष होने से वह पापी है। और पराशर जी ने एकादश भाव को मेष लगन के लिए पाप भाव माना है, बादकेश भी हो जाता है। मेष चर लगन होने से शनि या बादकेश भी हो जाता है, एकादश भाव बादकेश भी है, त्रिशिराया में भी हो जाता है जब मेष लगन हो। तो इस प्रकार से मेष लगन वालों के लिए इस योग में जुपिटर तो आपको पूर्ण फल दे सकता है, लेकिन शनि आपको उस राजयोग में पूरी तरह अपनी दशा में उस राजयोग के फल नहीं देता है। केवल जुपिटर उस राजयोग में अपने फल देता है। यदि ये 6, 8, 12 में बैठे हो तो भी ये राजयोग पूरी तरीके से अपना फल नहीं दे पाते हैं। यहाँ शनि अपना फल दे देता है, क्योंकि पाप ग्रह पाप भाव में बैठा हो तो वो अच्छा रिजल्ट देता है, और ऊपर से वो राजयोग में भी तब वो अच्छा रिजल्ट दे देगा। उसमें भी शुक्र की राशियां हो तो शनि राजयोग में होता है। यहाँ केंद्र त्रिकोण के संबंध में शनि एकादशेष होने से पापी हो जाता है। अब दूसरा है कि मेष लगन वालों के लिए चौथे और 5वें भाव के स्वामियों की परस्पर युति या दृष्टि संबंध निश्चित रूप से राजयोग की प्राप्ति कराते हैं। अब राजयोग का अर्थ है धनी होना या दूसरों पर अधिकार की प्राप्ति होना। किसी भी प्रकार से धन आए या आपका रोब आए जिससे लोग आपसे डरे या आप उन पर अपना अधिकार जता सके, आपकी ऐसी पावर आ जाए, आप सत्ता में आ जाए तो भी आपकी पावर आ जाए। अब मेष लगन के लिए चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा और 5वें का स्वामी सूर्य है। केंद्र त्रिकोण का संबंध 2 प्रकार से, या तो युति से या 1/7 एक्सिस से। अब महर्षि नियमानुसार जी, पराशरी नियमानुसार केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का आपस का संबंध राजयोग देता है, लेकिन यहाँ चंद्रमा सूर्य से संबंधों के आधार पर अपने बल से क्षीण हो जाता है। यदि वह युति में होता है तो अमावस का चंद्रमा हो जाता है और उसका बल कम हो जाता है। तो राजयोग में सूर्य अपने फल पूरी तरीके से राजयोग के देगा, चंद्रमा उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। यदि यह युति 1/7 एक्सिस की है तो भी चंद्रमा के आगे सूर्य पूरे बल नहीं दे पाता। हाँ, चंद्रमा स्वराशि का हो, सूर्य दशम में हो, क्योंकि वहां वो भी दिग्बली होगा और चंद्रमा भी दिग्बली होगा, तब यह योग पूर्ण रूप से फलीभूत हो सकता है। किंतु शर्त फिर से वही है, इनमें से किसी पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। अब यहाँ पे पाप ग्रह कौन से होंगे? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा को एक ही राशि का अधिपत्य है, तो 6, 8, 12 के स्वामी बृहस्पति, शनि जो मेष वालों के लिए पापी है, बुध जो त्रिशदाया का स्वामी है, तीसरे और छठे का स्वामी, मंगल यदि इनकी दृष्टि अष्टम से जुपिटर की 12वें भाव से, मंगल की कन्या राशि मिथुन राशि में बैठ के 8वीं दृष्टि हो जाए चंद्र या सूर्य पर, तो उसके फल को वो कम कर देगा।
वो उसके राजयोग को पूरी तरीके से फलित नहीं होने देगा, उस योग के पूर्ण फल नहीं मिलेंगे। यहाँ अमावस का चंद्रमा युति में हो जाता है, चंद्रमा क्षीण हो जाता है, उसका बल कम हो जाता है, इसलिए वो चंद्रमा पूरी तरीके से बल नहीं दे पाएगा। यदि वह शनि से दृष्ट है तो भी पूरे फल नहीं दे पाएगा, और यदि वह दशम में होगा और सूर्य चतुर्थ में, दोनों अपने बल से दिग्बल से दूर होंगे तो भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जितना कि वो राजयोग होने से दे सकते थे। अब दो ग्रहों की युति संबंध जो राजयोग में होने पर हमें प्राप्त होती है, जिसमें एक ग्रह का शुभत्व अधिक योगकारी होता है और एक का फल पूरी तरीके से नहीं मिल पाता, ये हमने अभी अभी केंद्र और त्रिकोण के संबंधों में भी देखा। एक उदाहरण है, जैसे काल पुरुष कुंडली अनुसार अगर मंगल की राशि है तो उसके दूसरे भाव में शुक्र, यानी मंगल और शुक्र की युति 2/12 का संबंध देती है। मार्स वीनस 2/12 में, मार्स यहाँ लग्नेश होता है तो भी उसे अष्टम का इतना दोष नहीं लगता यदि वह पीड़ित ना हो, तो वह अपना रिजल्ट अच्छा दे सकता है। किंतु शुक्र यहाँ डबल मार्केश हो जाता है, प्रबल मार्केश। क्यों? क्योंकि वह दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है। तो यहाँ शुक्र अपने धनेश होने के बाद भी, केंद्र का स्वामी होने के बाद भी पूरे फल मंगल शुक्र की युति में नहीं दे पाता। वो पूरे फल देने के लिए उसे शुभ ग्रह से दृष्ट शुभ भावों में होना चाहिए, फिर भी उसके बावजूद वह मार्केश के फल भी दे सकता है। हम दूसरी युति देखेंगे तो 2/12 की शुक्र और बुध की युति। यहाँ पर भी बुध जो है वो त्रिक और त्रिशदाया का स्वामी होने से उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। यहाँ पे शुक्र बुध बेशक मित्र का रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद शुक्र और बुध की युति आपको उतना अच्छा फल नहीं दे पाती जितना कि उसे देना चाहिए। वो उतना अपना प्रभाव नहीं दे पाती है, चाहे वो केंद्र में ही क्यों ना। चंद्र और सूर्य, ये इसकी हम बात अभी कर चुके हैं। हाँ, बुध और चंद्र ये भी 2/12 के संबंध होने से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। बुध वैसे भी चंद्रमा को तो अपना पुत्र मानता है, किंतु बुध चंद्रमा के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं होता। ये युतियां जो हैं ये आपकी 1-2 हो या 7-8 हो, दोनों में 2/12 की है। 2-3 हो या 6-7 राशि हो तो भी 2/12 की है, और 4-5 की या 3-4 की या 5 और 6 सूर्य और बुध, इनका भी आपको पूरी तरीके से राजयोग का फल नहीं मिलता। बुध अस्त हो जाता है सूर्य के साथ अक्सर, या बुधादित्य योग भी देता है, किंतु फिर भी बुध की दशा उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाती जितना कि वो दे सकती है। हमारी शनि और जुपिटर की युति भी जो हमने अपने पहली स्लाइड में बात की, उसी अनुसार शनि पापी हो जाता है। यहाँ शनि और जुपिटर हमेशा 2/12 में ही होते हैं। धनु राशि हो तो शनि उससे दूसरे का स्वामी, और कुंभ राशि हो तो उससे बृहस्पति दूसरे का स्वामी हो जाता है। तो आइए, इस प्रकार हमने केंद्र और त्रिकोण के संबंधों को समझा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सबका प्यार इसी प्रकार मिलता रहे। अगर आप मेरे से कुंडली पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे से संपर्क करें। 9810413384 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।